हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बीपीएससी ड्रीमर चैनल में स्वागत है। आप सबकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर 68वीं बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र का 360 डिग्री एनालिसिस करें सर, ताकि 70वीं प्रीलिम्स में हम अधिक से अधिक संख्या में स्कोर कर पाए और प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो आपके सामने अवेलेबल है। इसको शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं क्वालिटी और कंटेंट के साथ समझौता नहीं करने वाला। ठीक है। और इस वीडियो के बाद, जो कि मेरी पहली वीडियो थी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का 360 डिग्री एनालिसिस, उसको जो आप देखेंगे, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो एक बार पहले उसको जाकर देखें। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये आपके लिए ही वीडियो बनाई गई है और बहुत ही ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को देखें और अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को बढ़ाएं और आराम से प्रीलिम्स को क्लियर करें, 70वीं प्रीलिम्स को, और मेंस लिखने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सीधा आपको टॉपर गाइडेंस मिलता है। ठीक है। जैसा कि पता है कि मैंने 5 बार जो है प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया है, 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और 3 बार मैंने फाइनली बीपीएससी क्लियर किया है। तो आप सबको बीपीएससी रिलेटेड यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में अगर बात करें ब्रीफ में, तो बीपीएससी टॉपर 66 रैंक 10 AK आदर्श सर के द्वारा आपको 68वीं बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र का संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बिंदु को कवर करेंगे। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन रिजल्ट किन्हीं और कुछ लोगों का ही होता है। क्यों होता है उसका रीजन आज हम जानेंगे, और साथ ही साथ उन टेक्निक्स को जानेंगे जिसके द्वारा आप सवालों को सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगा, ठीक है, और एज ए कैंडिडेट सॉल्व करूंगा, एज ए उम्मीदवार, जो कि एग्जाम के डे जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ही हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज जाके बेल आइकन को दबा देना और बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ये सब वीडियो आपके लिए है और बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। शुरू से लेकर अंत तक देखना वीडियो को, मैं बार बार बता दे रहा हूँ शुरू में ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंगेजिंग वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको किस तरह से सवाल सॉल्व करना है कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। कहाँ से सवालों को जो है पूछा जा रहा है और किस तरह के पूछा जा रहा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व विथ मी। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई। ठीक है। बहुत ज्यादा कंटेंट क्वालिटी मिलने वाला है। ठीक है। 360 डिग्री एनालिसिस के प्रमुख बिंदु की बात करें तो सवाल के सोर्स और रेफरेंस बुक कहाँ से, एनसीईआरटी, लूसेंट या कोई स्टैंडर्ड बुक से, किस तरह से और कौन कौन सवाल आ रहे हैं, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सर। ठीक है। सवाल का प्रीलिम्स नोट कैसे बनाया जाता है सर, सवाल को सॉल्व करने में टॉपर अनुभव का प्रयोग कैसे करेंगे सर, बताइए हम लोग को। और सभी गाइडेंस जो है हमारे 5 बार के प्रीलिम्स क्लियर करने के अनुभव पे आधारित है, बिल्कुल टेस्टेड, वेरीफाइड और तर्क संगत बातें करेंगे। ठीक है। कोई भी फालतू बातें नहीं होगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट और इंगेज दिस वीडियो। ठीक है। प्लीज इसको देखना लास्ट तक, मजा आ जाएगा। ठीक है। सवाल के सोर्स की बात करें, सेट डी का एक्चुअली जो है ये सवाल जो है हमने लिया है, इंटरनेट से डाउनलोड किया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। सेट डी का टोटल सवाल है। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, सोर्स की बात करें यानी एनसीईआरटी की बुक, लूसेंट या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो कि आपने आज तक पढ़ाई की है, उससे कुल 51 सवाल आए हैं। ठीक है। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं। ये आपको पीडीएफ बीपीएससी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप वहां से क्या करेंगे, लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। करंट अफेयर इन न्यूज, यानी जो चीजें करंट अफेयर में पूछी जा रही है थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, वो लगभग 32 सवाल पूछे गए थे। ठीक है। एनसीईआरटी, लूसेंट और स्टैंडर्ड बुक से 51 सवाल, आप समझ सकते हैं 150 में 51 सवाल आपको डायरेक्ट सीधे किताब से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी पीवाईक्यू से, यानी जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं उनसे लगभग कुल 9 से 10 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। बेसिक ज्ञान, यानी जो नॉर्मल नॉलेज होती है, किताब पढ़ के आती है, एनसीईआरटी चाहे पीवाईक्यू, प्लस लॉजिकल रीजनिंग अगर आप लगाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है, और मेरे द्वारा जो सॉल्विंग टेक्निक है उसको आप अच्छे से 1 से लेके 150 सवाल भाई एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इतनी अच्छी चीजें कहाँ मिलेगी। तो फटाफट क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो
और मैं रिवीजन वीडियो लाने वाला हूँ बीपीएससी 70वीं के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वीडियो चाहिए। तो इस सेक्शन से आपको लगभग 39 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आया था 68 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 39 क्वेश्चन को आप बेसिक ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग और सॉल्विंग टेक्निक से बना सकते हैं। ये तो हो गया सवाल का सोर्स। ठीक है, क्लियर है? चलो मान लेते हैं क्लियर है। ठीक है, सवालों की प्रकृति अगर बात करें तो इजी, मीडियम और मॉडरेट, यानी इजी, मीडियम और मॉडरेट उन सवालों को कहा जाता है जिनको आप कोई भी सोर्स बुक को अगर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे या पीवाईक्यू को रिवीजन कर लेंगे तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, यानी रूटीन बुक में अवेलेबल है। साथ ही साथ मेरे बीपीएससी ड्रीमर के क्विज और पीडीएफ में भी अवेलेबल है। आप उसको जाके एनसीईआरटी पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल में सर्च करना, बहुत सारे जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उससे भी आपको सवाल आ सकते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, यानी जो सवाल रूटीन में मिला है यानी बुक में मिला, ये लगभग 43 क्वेश्चन आए थे, 43 क्वेश्चन। ठीक है, टफ की बात करें तो इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एमसीक्यू, एप्टीट्यूड से सॉल्व हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करूंगा भाई, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा प्लीज। तो प्लीज जो है क्वेश्चन पेपर के साथ बने रहे और देखते रहे कि मैं कैसे आपके साथ सवालों को सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सर सब सही कर दे रहे हो आप। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है, आपकी जो परेशानी उनके हिसाब से करेंगे। ठीक है, लगभग 51 सवाल टफ से। ठीक है, उसके बाद स्किप और रैंडम। देखो भाई, मैं पहले वीडियो में भी मैंने 69 वाली बनाई थी, उसमें बताया था इसको जाके अच्छे से देख लेना। बहुत सारे लोगों ने देखा है, लगभग 10,000 लोगों ने देख लिया है, तो आप सब भी जाके उसका पार्ट बने। यहाँ से आपको पता चलेगा किन सवालों को टच नहीं करना, बिल्कुल टच नहीं करना, टाइम वेस्टेज से बचाएगा, निगेटिव मार्किंग बचाएगा और आपका कॉन्फिडेंस को लो होने से बचाएगा। तो ये लगभग आपके 25 सवाल है। कितने सवाल? 25। ठीक है, क्योंकि ये सवाल अगर आप स्किप करते हो तो बाकी सवालों में आप टाइम दे पाओगे, नेगेटिव मार्किंग कम आपका होगा और आप जो है कॉन्फिडेंस से लेवरेज रहेंगे, यानी स्कोर आपके अच्छे होंगे। ठीक है भाई, कुछ सवाल तो ऐसे जिसको सवाल को सही से पढ़ना था और ऑप्शन को, अगर उसको आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही सवाल गलत है। अगर आप सवाल को सही से नहीं पढ़े, ऑप्शन को सही से पढ़े तो आपके लगभग जो है 10 से 12 सवाल हर वर्ष गलत होंगे। ठीक है, और देखो ये प्रीलिम्स में 1 से 2 नंबर का मार्जिन होता है। ठीक है, ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, 3 से 4 सवाल अगर आपके सही और गलत हो जाएंगे तो आपको पूरा लाइफ डिसाइड हो जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, और विदाउट प्रीलिम्स मेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी चुपचाप प्रीलिम्स पढ़ो और रिवीजन जो है मैं बताऊंगा कैसे रिवीजन करना। रिवीजन वीडियो भी लेके आऊंगा करंट अफेयर्स का, प्लस जो है स्टैटिक पोर्शंस का भी। ठीक है, एक वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसका मेन पर्पस है 68वीं प्रीलिम्स को सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट 360 डिग्री एनालिसिस। ठीक है, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? बिल्कुल रिट्यून बुक में है, लूसेंट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू हर जगह अवेलेबल है, अल हिलाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है। लेकिन आपको तैयारी कैसी करनी है, आप नोट्स कैसे बनाएंगे प्रीलिम्स का? द कॉमरेड जाके सर्च करके लिख लेना है किसके द्वारा किया गया था और जमींदार किसके द्वारा। अगली बार हो सकता है कि जमींदार और कॉमरेड के बारे में पूछ ले, इसका संपादन किसने किया था। ठीक है, तो प्लीज ये सवाल बहुत ईजी था और इन दोनों को भी जाके पढ़ लेना। अब देखो दूसरा सवाल जो है स्टार्ट होता है। इसमें देखो क्या, इसमें टेक्निक क्या था कि क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पूरी सवाल को नहीं पढ़ते और फिर क्या होता है लास्ट में जाके हम गड़बड़ करते हैं। थोड़ा पेशेंस से पढ़ो। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? देखो, जब आप पढ़ेंगे कि ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मोर और लेस ये तीनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब आप करेंगे, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों द्वारा उनको असमर्थ के रूप में चित्रित किया गया, और ये काफी सही था क्योंकि हमें जो है काफी अनसिविलाइज टाइप से जो है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश हिस्टोरियन ने हमें प्रोजेक्ट किया था और इसकी वजह से हम लोगों ने फिर जो है रेनेसां की और फिर जो है हमने अपनी चीजें जो है बताई वर्ल्ड को, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किया। भारत की गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके नेशनलिस्ट जो है, जो भारतीय लोग जो है भारतीयता के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बोला कि भारत जो है गौरवशाली इतिहास से लबरेज है, पहले से ये सारी चीजों को करते आए, हम लोगों ने बहुत उपलब्धि हासिल किया। तीसरा, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों से आग्रह करके। जितने रिवॉल्यूशन आपने देखा, सन्यासी विद्रोह, किसान विद्रोह एटसेट्रा। तो ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट वाला सवाल था, लेकिन पेशेंसली अगर पढ़ेंगे तो आपको एक से अधिक इसको सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन और आंसर को, हर ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब तो 4 ऑप्शन है तो ज्यादा इशू भी नहीं है, एक से अधिक हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में सिंपल ये था
कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना। देखो सबसे पहले एक चीज लिखना शुरू कर दो, जैसे ही सवाल में आए कि सही नहीं है, सही नहीं का मतलब क्या होता है? गलत। बस ये समझो कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें गलत क्या है। देखो पहला गलत क्या है? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया, गलत कौन सा उसको ढूंढते हैं। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, बिल्कुल ही रविश स्टेटमेंट है, ठीक है। समाज के हर तबके और हर वर्ग ने भाग लिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ केवल बात करी जाएगी अमीरों और उच्च जाति, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो पहला हो गया रॉन्ग। यहाँ पर हमसे क्या पूछा? सही नहीं, मतलब गलत पूछ रहा है, यानी कि पहला रॉन्ग है तो रॉन्ग ही तो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन किस किस में है? तो पहला ऑप्शन 1 में है, ए में और सी में है। तो अब जो है बी को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला गलत और गलत ही पूछ रहा है। सही नहीं का मतलब होता है गलत, इस बात को आप लोग लिख लेना, कॉपी में जाके लिख लो। सही नहीं इज इक्वल टू गलत। एग्जाम में अगर सही नहीं मतलब पूछा है, मतलब गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत ही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा भाग लिया गया था, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ बोल रहा बहिष्कार किया गया, तो पहला और दूसरा गलत है, तो बिल्कुल हमारा आंसर यहीं पे निकल के आया था, सी आंसर। बाकी जो यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था, वही लोग अपनी प्रैक्टिस रोक दी थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन है, और इस हिसाब से आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा गलत स्टेटमेंट। देखो कितना मजा आ रहा है। तो इतने सारे टेक्निक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लीज इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसी वीडियो आपको मिली नहीं होंगी, ना मिलने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज को आप अच्छे से देख लें और अपने लाइफ में, यानी अपने एग्जाम आने वाले 70वीं पीटी में उसका इस्तेमाल करें। आपके स्कोर कम से कम 10 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम 40 मार्क्स तक बढ़ेगा। देख लेना, ये दोनों वीडियो देख लेना, 68 और 69 का जाके फुल वीडियो, ठीक है, मजा आएगा। चलो, सारा पढ़ाई एक साइड और ये 2 वीडियो एक साइड, ठीक है। चलो, 120 क्वेश्चन स्टैटिक आता है भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन आता है आपका करंट अफेयर, तो समझ लो 120 का अगर आप एनालिसिस बढ़िया से जान जाओगे, मजा आ जाएगा। चलो अगला देखो, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास जी की रामायण जो है महाग्रंथ जो है हमारी पवित्र, उनकी एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंदे सुनाता था। ये किस प्रकार के किसान नेता का जिक्र है? देखो इस तरह का जब भी सवाल आए ना भाई, हमेशा जो है आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेंज स्टेटमेंट जो है देके जो है आपको टेस्ट करता है। इसको सीधा स्किप करना, एग्जाम में इस तरह के सवालों करोगे गलत होने के चांसेस रहेंगे, प्लस आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो प्लीज प्लीज स्किप, ठीक है। मैं इसको स्किप करूंगा। आंसर इज बाबा रामचंद्र, बट आंसर याद कर लेना, क्योंकि अगली बार रिपीट हो सकता है, ठीक है, कि किसके बारे में? तो बाबा रामचंद्र जी के बारे में स्टेटमेंट। चलो, ये दुनंदन शर्मा जो है, इनको भी आप देख लीजिएगा, ये भी किसान आंदोलन से, बकास्त आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। झिंगुरी सिंह के बारे में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 32 में किसके द्वारा की गई? और बिल्कुल ही इजी स्टेटमेंट है, जिसको बोल सकते हैं लप्पू क्वेश्चन है। अगर ये सवाल गलत होता तो आपको कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। फिर से एक बार सोच लो एग्जाम देने के पहले की तैयारी कैसी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर करो मोटिवेशन अप और आंसर मारो महात्मा गांधी जी को, आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर और इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बहुत ईजी स्टेटमेंट है, रूटीन बुक में अवेलेबल है। 20 फरवरी 47, देखो इस तरह के सवाल को आपको सही से पढ़ना, सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है कि रिवीजन नहीं होने की वजह से और सवाल को गलती जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से एग्जाम में क्या होता है कि आपके गलत होते हैं, ठीक है। देखते हैं, 20 फरवरी 47 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ऐसा नहीं कि घोषित कर दिया था, घोषणा की थी, और घोषणा की थी जून 1948 में, ठीक है, क्लियर है। इटली ने अगस्त 1947 में तो भारत आजाद हुआ, यहाँ पे बोला है कब तक वापस लेने की घोषणा की, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। जनवरी 48 और जून, तो आंसर हो जाएगा जून, ठीक है। इसको अगर आप रिवाइज करेंगे लूसेंट चाहे एनसीईआरटी चाहे कोई भी पीवाईक्यू से बार बार, तो आपको बन जाएगा। इजी स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब बनाने लायक है, इतना भी आसान नहीं है, बट ये है कि अगर आप चीजें रिवाइज करते हैं, पढ़े होंगे, ध्यान ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना था इसमें, ठीक है। चलो, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने? श्री कृष्ण सिंह ने। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सबको पता होना चाहिए। बाकी रामलाल शाह जी और बंकिम चंद्र मित्र को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, किससे रिलेटेड है क्या है। देखो सवाल सही नहीं, अगर जहां भी किसी भी प्रश्न में लिखा है, इसका मतलब कि वो गलत पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? देखो ये बहुत ही ज्यादा सवाल पहले भी आ चुका है, लेकिन ये घुमा के पूछा हुआ, पीवाईक्यू का ही सवाल है, टफ है, एग्जाम मोड में टफ है।
लेकिन अगर आप देखेंगे जब नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो चौकीदारी कर के बारे में कुछ जो है चौकीदारी का विरोध किया गया था कर का, और प्लस अन्य करों का विरोध किया गया था, जिसमें कि हाथी विकास और मलबा तो बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल रवि का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से बिहार की हिस्ट्री पढ़े होंगे, पीवाईक्यू पढ़े होंगे, तो इसको आप बना लीजिएगा अगर रिवीजन आपने किया होगा तो, ठीक है। कि जब बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ 1930 के आसपास में, जो कि पहले दांडी से शुरू हुआ था, आपको पता चल गया होगा कि वहां पे उसमें चौकीदारी और शराबबंदी का विरोध किया गया था। तो वहां पे बिल्कुल हाथी विकास और मलबा का विकल्प नहीं होगा। ये सवाल काफी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चाह रहा है कि आप ऑप्शन सब पढ़े। अगर आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो सवाल सही हो जाएगा, वरना गलत होगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दी, ठीक है। चलो, पहला कि भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। अब देखो भाई, अगर हम भारत की आजादी में हमारे जो है लोग भाग लेंगे, तो हमारी ही सरकार थी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो वो लोग क्यों इस्तीफा देंगे? ये तो अच्छी बात है, ठीक है, कि हम भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लें, ठीक है। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है, और गांधी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ठीक है। तो ये इस्तीफा देने का कारण जो आयोग ने माना था, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है। उनको छोड़ने के बारे में जो है एग्रीमेंट या सहमति नहीं बन पा रही थी ब्रिटिश सरकार से, तो इसके जो है विरोध में जो है तत्कालीन जो है सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि 69वीं में रिपीट हुआ है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि पीवाईक्यू पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है। 68वीं में देखो भाई, पूछा था रिलेटेड, और यही सवाल जो है आंसर जो है इसी सवाल को फ्रेम करके 69वीं में पूछा गया। और जिन लोगों ने 68वीं पीवाईक्यू पढ़ी थी उनका सही हो गया। लेकिन 68वीं में ये सवाल आया था तो उसमें बहुत टफ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों ने नाम सुना था, ठीक है। आंसर इज बतख मियाँ, बट लेकिन क्या है, एग्जाम के दौरान इस सवाल को मैं करता स्किप, और आपको भी करना चाहिए था। बिकॉज क्या रहता है, क्योंकि एग्जाम के दौरान जब पहली बार आया था तो बहुत ही टफ सवाल था, ठीक है। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की? बहुत ही टफ सवाल ये भी है। अगेन स्वामी विद्यानंद आंसर आयोग ने माना है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में। बट क्या है कि ये बहुत टफ सवाल है, ठीक है। एग्जाम में इसको करो स्किप, बिकॉज इतना फैक्ट कोई याद नहीं रखता। अगर याद है तो ठीक है, इस तरह के सवाल में, अदरवाइज स्किप करो, ठीक है, क्योंकि मारोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान अपनाए गए थे। बिल्कुल इजी सवाल है। बंगाल विभाजन 1905, इसी में राखी बांधा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखियां मतलब कि जो है मेन प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय। और 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ। इसी के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार यानी बाइकआउट्स और जो है स्वदेशी चीजों का यूज के बारे में मतलब कि टेक्निक अपनाया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, तो ये तो बिल्कुल रवि से स्टेटमेंट है इसकी तुलना में। बहुत ही इजी सवाल है, क्योंकि रूटीन बुक में हिस्ट्री इतना हम पढ़ते हैं बचपन से ही, और बहुत ही बेसिक सवाल था, तो हमें नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत होगा जिनको लूसेंट या एनसीईआरटी पढ़ के रिवाइज किया होगा। चलो, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा है स्टेटमेंट। सिंपल बात है कि पहले कॉमन सेंस ये लगाना है कि 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन है तो अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। तो अध्यक्षता शायद शायद क्या अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और आंसर दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले और ये हुयूम 1885 में कांग्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है। स्थापना के समय यहाँ 1906 पूछा, तो पहला स्टेटमेंट ऐसी गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक संघ के जो है संस्थापक थे, इंडियन सर्विस सोसाइटी। तो 1905 से रिलेटेड है, ना कि 1906 से। तो आंसर इज दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना था, ठीक है। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, और प्लीज जो है आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। बिल्कुल एनसीईआरटी जो आप 12th का जाएंगे, ठीक है, पॉलिटी का, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं पढ़े तो प्लीज अभी पढ़ना मत, पॉलिटी जाके एनसीईआरटी सीधा जाके बीपीएससी ड्रीमर में पॉलिटी क्विज को डाउनलोड करना और उसको पढ़ लेना। उसमें मैंने एनसीईआरटी क्विज करा रखा है, ठीक है, पूरा किताब कवर हो जाएगा। आंसर इज प्रजामंडल आंदोलन। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराता है तो ठीक है, वरना छोड़ देना। और ये पूरी तरह से जो है कुल मिला के जो है एनसीईआरटी बुक 12th में लिखा हुआ है, और आंसर इज प्रजामंडल, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा? सही नहीं है कथन।
सही के बारे में नहीं पूछ रहा, सही नहीं है। और जैसे हमने ऊपर बताया कि सही नहीं का मतलब होता है गलत, यानी इसमें गलत कौन स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा भाई? ठीक है, चलो। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, जो तो सही स्टेटमेंट है। सवाल पूछ रहा है कि गलत कौन है इसमें, ये तो सही पूछा है, तो पहला सही है तो इसलिए नहीं होगा। दूसरा कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही है। और वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और इसमें पूछ रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन है, और गलत स्टेटमेंट 1921 है। अब देखो अगली बार सवाल आ सकता है कि गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था सार्वजनिक, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कब दिया? 1916 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। और आप सब जो है देखना शुरू कर चुके हैं और देख रहे हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को दबा देना। नोटिफिकेशन रिवीजन वाली आपको मिलेगी, रिवीजन सीरीज जो है 1 सप्ताह में आपको सब रिवीजन वीडियो मैक्सिमम मिल जाएगी, तो आप उससे रिवाइज कर लेना। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आके कमेंट करना, और साथ ही साथ अब की बार बीपीएससी 70वीं पार जरूर लिखना। ठीक है, अगला थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा धीरे धीरे शुरू में समझा रहा था क्योंकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? देखो यहाँ नहीं पूछा है, सही उल्लेख नहीं पूछा, सही उल्लेख नहीं किया गया वो पूछा। पहला में सही उल्लेख है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? लिख के कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इजी है, पता होना चाहिए। ये गलत है, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, तीसरा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और कब हुआ था लिखना कमेंट सेक्शन में जाकर, इजी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच। टफ है बट रूटीन बुक में अवेलेबल है, लूसेंट हो या तो फिर एनसीईआरटी हो या पीवाईक्यू हो, तो प्लीज अगर जिसने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा इसको बना देगा, अदरवाइज इसको स्किप करना एग्जाम में भाई लोग। ठीक है, ऐसे बनाने वाला सवाल है, बिल्कुल बनाने वाला सवाल है। ठीक है, चलो। तबकात अकबरी, तबकात नासरी नहीं पूछा है। और जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? देखो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको या तो स्किप कर दो, ठीक है, नहीं तो लॉजिकल जाओगे, तो देखो लॉजिकल कैसे जाना है। अभी अबुल फजल आईने अकबरी हो गया। ठीक है, सॉरी, गुलबदन बेगम क्या हुआ? गुलबदन बेगम में लिखा था हुमायूं नामा। अब्दुल अहमद सॉरी हामिद लाहौरी और निजामुद्दीन अहमद, यही दोनों में आपको गेस करना था, यानी 50-50 में। इधर आप ले लो रिस्क, अदरवाइज इसको स्किप करो। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये हो गया कृष्णदेवराय, सॉरी कृष्णदेवराय आंसर होगा सही। और ये एग्जाम में सवाल था टफ। ठीक है, इधर आपको उसके स्किप करो या तो रिस्क लो। ठीक है, इतना आसान नहीं था एग्जाम में। चलो, मैं बिल्कुल आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बैठ के मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं इस एग्जाम इन्वायरमेंट में आपको लेके जा रहा हूँ, और आप भी उस एग्जाम इन्वायरमेंट में जाएं और जाके सर्च करें कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ऑनेस्ट असेसमेंट है, आपको इसको प्लीज सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, और ये बिल्कुल जो है सही आंसर है। और बाकी ये सवाल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा टफ है, इसको स्किप करना। ठीक है, इस तरह का कोई सवाल आएगा रैंडम बनाओगे, गलत हो जाएगा, जो सही हो भी गलत होगा, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस तो फिर खत्म ही हो जाएगा। चलो, छोड़ने की आदत पक्का डालो, जो सवाल एकदम नहीं आता है बिल्कुल उसको छोड़ देना है। कोई भी लोग इसमें भाई गलत ही हो जाएगा, ये 99% चांस है, 1% के लिए कितना गलत करोगे। ठीक है, 47 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए रेखा का नाम? रेड क्लिफ रेखा, और बहुत इजी है। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता। ठीक है, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा डिवाइड करती है? डूरंट रेखा। तो भाई इतना इजी चीज याद रखो। ठीक है, एग्जाम में जाके जो है बस माहौल बनाना, बाहर में नहीं, एग्जाम में भी जाके सही करना। ठीक है, चलो, ये बहुत इजी स्टेटमेंट और सबको सही होना चाहिए। महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? फॉल्ट मैकेंजी। देखो हम तीनों याद करवाते हैं, बहुत इजी है। देखो 3 तरह की बंदोबस्त यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम आई थी। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में। देखो पहला हुआ परमानेंट, यानी जमीन, परमानेंट मतलब होता है अस्थायी बंदोबस्त, ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है,
तो पहला तो ऐसे ही कटा हो गया। अच्छा, दूसरा जो है आपका आ गया महलवारी। महलवारी से म से महलवारी या म से मैकेंजी, याद रखो महलवारी मैकेंजी, ठीक है, एमएम हो गया, ठीक है। तीसरा याद रखो कि रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी किसने किया था? मुनरो ने, ठीक है, थॉमस मुनरो ने। बस इतना याद रखना बहुत है। अब थोड़ा सा क्या होता था ये भी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में भी बताता हूँ, पता चला कॉन्सेप्ट पूछ लिया आप लोग से, फिर वहां पर आपकी हालत खराब हो जाएगी। देखो क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लगाया था, उसमें था कि 10 साल का जो है 10 साल के लिए जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाई गई थी 10 साल पे, ठीक है, 10 साल के लिए था। और ये अस्थायी बंदोबस्त है, इसमें जमींदार जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे कलेक्ट करते थे? किसानों से। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो भाई इतना कौन पढ़ाएगा, ठीक है। चलो, दूसरा महलवारी का मतलब महल, महल का मतलब जिला, यानी पूरा गांव को एक जिला बना दिया जाएगा। उसमें क्या करेगा कि पूरा गांव का जो एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा और सारा बंदा जो है टैक्स उसके बिहाफ में दे देगा, पूरा गांव के बिहाफ में, यानी जिसको जिला बोलते हैं, ठीक है, जिसको महल, ठीक है। चलो, तीसरा हो गया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब किसान को ही खुद मालिक बना देगा, वही खुद जो है टैक्स कलेक्ट करके अपना 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 टैक्स जो है गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। रैयत, ठीक है, रैयत ही मालिक हो गया, नहीं रैयत ही टैक्स को पे करेगा। इतना कौन बताता है भाई जल्दी में, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? और ये किया था पवनार, महाराष्ट्र से, ठीक है। टफ सवाल है, एग्जाम में याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट भाई ये सब याद करना पड़ेगा, रूटीन बुक में अवेलेबल है, ठीक है। आप नहीं करो कोई और बना देगा, ठीक है, यानी बनाने लायक सवाल है। चलो, 1918 में मार्टेंगू सुधारों पे कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो ये था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है। एग्जाम में टफ है, इसको स्किप किया जा सकता है, ठीक है। बट ऐसे अगर बात करो तो थोड़ा सा लॉजिक पे चलो, तो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। 1918 की बात कर रहा है, और ये है भारत सेवक समाज। देखो, भारत सेवक समाज का गठन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था भाई? 1905 में। तो जब 1905 में ही गठन हो गया, तो 1918 में मार्टेंगू सुधार को इस पे क्या असर पड़ेगा भाई? इसके द्वारा गठन थोड़ी होगा। 5 में यानी जो चीजें पहले घटित होगी उसका 18 से क्या मतलब, यानी पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बाकी बच गया स्वराज पार्टी। 1922 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस का। और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये दोनों है जो 50-50 था, ठीक है। इधर आप ले लो या इधर छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम में टफ रहता है, यहाँ पे भले आप दिमाग लगा लो कि ये स्वराज पार्टी नहीं होगा सर, बट मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ और एग्जाम इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। पहला आप काट सकते हो, स्किप कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग लगा के, इंटेलिजेंट गेसिंग करके, जो मैं अभी किया, ठीक है। चलो, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? बिल्कुल बेसिक सवाल है और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये बनाने लायक सवाल है क्योंकि हर किताब में अवेलेबल है। अगर ये सवाल आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, इसको सही करने का टेक्निक क्या क्या था बता देता हूँ, ध्यान से समझना है, मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। चलो, पहला क्या है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? देखो, इस तरह के सवाल में पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑप्शन देखते हो, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा पे काम करने के लिए। एक कैबिनेट मिशन क्या था? देखो, आप देखो, जब संवैधानिक विकास की यात्रा पढ़ते हैं, भारतीय संवैधानिक विकास यात्रा, तो दो तरह से भारतीय संवैधानिक विकास यात्रा होती है। ध्यान से यहाँ देखना, ये इसमें लिख रहा हूँ मैं यहाँ। चलो, ठीक है, आई होप सो कि आप सब देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से, एक ही वीडियो में पढ़ा भी दे रहा हूँ साथ साथ, तो थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से देखोगे ना, मजा आएगा। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया, ठीक है। दो तरह संवैधानिक विकास हुआ, 1858 के पहले, 1858 के बाद। तो जो कैबिनेट मिशन 46 में आया, तो इसने क्या बताया था कि सत्ता का हस्तांतरण हम कैसे करें, कैसे ट्रांसफर करेंगे भारतीय लोगों को अपना पावर, है ना, किस तरह संवैधानिक व्यवस्था बनेगी। ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है भाई। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सरकार की स्थापना से इसका कोई मतलब नहीं था, और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 रॉन्ग है, आंसर इज 2, ठीक है। यानी कि कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, 1909 का मॉर्लो मिंटो अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में आएगा सवाल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता चला वहां पे परेशानी हो रही है। और ये रूटीन बुक का सवाल है, कितना भी टफ आएगा, आप नहीं बनाएंगे, कोई और लोग बना देगा, ठीक है। चलो, ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए।
अब बोला कि हुमायूं को किसने प्रस्ताव दिया था कि अब बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करना। ये था शेर खान। ठीक है, रूटीन बुक में अवेलेबल है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये है धर्मपाल। ठीक है, बहुत इजी है और ये पता होना चाहिए। ठीक है, देव गोपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कमेंट सेक्शन में बताना। खैर मैं ही बता देता हूँ भाई, छोड़ो तुम लोग, इतना क्यों परेशानी लोग, है ना। एग्जाम तो जो तैयारी है उसी में देना है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। गोपाल के द्वारा उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार में 3 इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे, नालंदा, विक्रमशिला और उदांतपुरी। ठीक है, चलो सब पढ़ा दे रहे, और क्या चाहिए। खुश होके देखो वीडियो को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, कमेंट करो जाके अब की बार 70वीं पर और तारीफ करो मेरी इतनी मेहनत की। ठीक है, प्लीज। चलो अगला है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखो प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ देना। यहाँ पे भले लोग बाहर निकल के कुछ भी बोले, बट ये एग्जाम में अगर आप बनाओगे सही होने के चांसेस रेयर है, रेयर। ठीक है, किसी को इतना फैक्ट याद नहीं होता। तो इसमें जो है आंसर सर जेम्स डेविड शिफ्टन है, ये याद कर लो आगे के लिए, आंसर अभी याद कर लो, वो अलग बात है। बट एग्जाम में जब आया था तो मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, और बनाएंगे भी तो मैक्सिमम का गलत हुआ होगा। ठीक है, और याद एक चीज पक्का रखना भाई, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ स्किप या फिर टफ के, निगेटिव मार्किंग है, जो सही हो भी गलत हो जाएगा और फिर बाद में हो जाएगा पूरा नंबर खराब। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लिखे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, टफ क्वेश्चन एग्जाम में स्किप। ठीक है, सिंपल, देखने में छोटा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं, ईगो पे नहीं लेना है, नहीं बनेगा भाई, रैंडम सवाल आएगा, कहाँ से बनेगा। इतने सारे हमारे महान विभूतियां हुई है जो कि फ्रीडम फाइटर्स ने, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कैसे गेस करोगे किसके द्वारा लिखा गया? तो अगर नहीं आता तो ठीक है, ओके, इट्स ओके। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, तो और टफ क्वेश्चन था। ठीक है, आप ऐसे भी कुछ भी गेस लगाओ अलग बात है, बट तीनों का ईयर याद करना और तीनों कहाँ पर है, लोकेशन कब बना, किसने बनाया, इतना कौन डिटेल याद करता है, इतनी सारी चीजें। ठीक है, आर्किटेक्चर बहुत सारे हर स्टेट में होते हैं। तो एग्जाम मोड में बहुत टफ है, इसको मैं करता स्किप और आपको भी करना चाहिए था स्किप। अगर आपने बनाया होगा तो फिर भगवान मालिक है। और बाकी जो है यहाँ पे आंसर अगर याद करने की बात है तो पादरी की हवेली। ठीक है, सिटी में, पटना सिटी में। करंट अफेयर है ये। ठीक है, करंट अफेयर में जो याद कर लेना इंपॉर्टेंट, जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो भी जिनका जो है कुछ अवार्ड मिला हो या निधन वगैरह जो भी दिवंगत हुए हैं, तो उनका जो है एक बार डिटेल याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या जाता है? देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, पूरा लॉजिक सवाल है, कोई भी याद करके उसको सॉल्व नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। अब देखो कैसे मैं इसको सही करता हूँ। देखो गंगा का दक्षिण क्षेत्र, सपोज दैट अगर ये इंडिया है मान लीजिए, सपोज दैट रॉ फिगर है। ठीक है, नॉट ऑन मैप स्किल, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ समझाने के पर्पज से। अब देखो तक्षशिला, गंगा कैसे फ्लो करती है? गंगा निकलती है उत्तराखंड से और ये लैंड जो है बिहार यूपी का, उसमें फ्लो करती है, यही ना है एरिया। ठीक है भाई, मान लिया। अब गंगा के दक्षिण, यानी ये गंगा रिवर अगर फ्लो करी, उसके दक्षिण मतलब साउथ। लोकेशन समझ में आ रहा है? आ गया। चलो अब आते हैं प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। ठीक है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र का मतलब होता है गंगा के नीचे का एरिया ये। ठीक है, अब देखो तक्षशिला, तक्षशिला का लोकेशन का, तक्षशिला का लोकेशन यहाँ पे, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पे। अब यहाँ के गंगा के दक्षिण से तक्षशिला कहेंगे, कोई लॉजिक है? यहाँ गंगा है, गंगा का दक्षिण ये है, क्यों दक्षिण है? ये होता है मैप, नहीं पढ़े हो तो देख लो भाई। नॉर्थ ऊपर को बोलते हैं, साउथ नीचे को बोलते हैं, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। अब हम साउथ पूछा है गंगा का, तो गंगा का साउथ यहाँ पे होगा। और ये तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला गंगा के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। दक्षिण बोला, पहला खत्म। चोल क्या है? दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण, गंगा का दक्षिण पूछा ना कि भारत के दक्षिण क्षेत्र को बोला। तो चोल एकदम नीचे पे, कहाँ पे? यहाँ पर है, कोस्टल पे, तो ये भी नहीं होगा। अनर्थ बिल्कुल होने के चांसेस है, ये भी नहीं होने के चांसेस है क्योंकि ये वैदिक पीरियड किंगडम है। ठीक है, बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? मगध। ठीक है, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो या तो आप सी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, टफ है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाइए तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। बाकी ए और बी का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आई होप सो कि आपको टेक्निक समझ में आ रही होगी भाई, इतना लगाना पड़ेगा दिमाग, ऑफिसर बनना है तो। ठीक है, और अब सबके पास ऑफिसर वाला दिमाग है तो प्लीज इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, कोई भी जर्नलिस्ट ऑफिसर नहीं होता,
वो पढ़ लिख के और चीजों को समझ के होता है। तो अभी उस चीज को समझेंगे, आराम से आपका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ठीक है, प्राय 12,000 वर्ष, 6,000 वर्ष पूर्व और 9,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, बुक्स में कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं लिखी गई है। ठीक है, अगर इसको आंसर याद करना तो याद कर लीजिएगा 3,000 वर्ष पूर्व जो है एगो इसका माना गया है। PYQ में जो आंसर दिया गया है ऑफिशियल से। और अथर्ववेद में इसको क्या कहा जाता था? लोहे को श्यामयश कहा जाता था। ठीक है, और बेसिकली इसका क्षेत्र जो है राजस्थान के नौ दोआबी क्षेत्र में पाया जाता है। और 1400 ईयर्स अगो में, यानी कि अतरंजी खेड़ा यूपी में 3,000 ईयर्स अगो, यानी 1400 से 3,000 ईयर्स के बीच में जो है ये BC में, यानी कि ईयर्स अगो में मिला था। टफ सवाल एग्जाम मोड में, और बहुत सारे लोगों को गलत हुए होंगे। ठीक है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के सवाल, लेकिन अटेम्प्ट तो आपको करने पड़ेंगे इस तरह के सवाल। यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, प्लीज प्लीज। तो आप थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा याद करके जो भी आपका नॉलेज है उसको अच्छे से इस्तेमाल करके कॉकटेल बनाइए। देखो, थोड़ा पढ़े हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज वाला जो होगा, और थोड़ा सा कॉमन सेंस, और थोड़ा सा लॉजिकल रीडिंग, बस मिक्सअप करके लगा देना है। सारे ऑप्शंस को पढ़ना, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना। ठीक है, चलो। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने किया था। और इस जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार पहाड़ी पे जो है, वो भी जो है इन्हीं के टाइम में था। और ब्राह्मी संस्कृत अभिलेख है बेसिकली, ये रूटीन बुक में अवेलेबल है, इजी सवाल है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? अब देखो, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इजी भी है, बट इसमें के ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने इसमें। ठीक है, टफ सवाल है, देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। अब जितने भी मौर्य कला, अगर आपने कलाकृतियां पढ़ी होगी, नॉर्मली जो है आपने कुछ में नाम जो है झांसी के पास देवगढ़ और इलाहाबाद के पास गढ़वा नाम नहीं सुना होगा। राष्ट्रकूट कला टफ है, और उसके बाद गुप्त कला, तो ये दोनों में से आंसर होगा, और आंसर गुप्त कला। ठीक है, याद कर लो। ये भी याद कर लो कि देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, अगली बार दे देगा देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, तो झांसी के पास, और गढ़वा का मंदिर कहाँ है, इलाहाबाद के पास। सॉरी, चलो। अब देखो करंट अफेयर से यहाँ से। ठीक है, इसमें मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया वो देख लीजिएगा, ये पूछा गया था। अब देखो भाई, PYQ की अहमियत क्या है, ये सवाल दोबारा पूछा गया था, आप सबने देखा होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जो लैंग्वेज की बात की गई, 576 69वीं PT में भी आया था। तो देखो कैसे एक क्वेश्चन फ्री में आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए, तो मूल्य निर्धारण, इसको याद करते जाना, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब कि दोबारा नहीं आएगा। जो स्टैटिक है उसको याद कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गैस मूल्य निर्धारण की कमेटी है, उसका किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया गैस मूल्य निर्धारण का, तो किरीट पारिक। अलग अगली बार आ सकता है ऑप्शन बनाने में। बाकी आप लोग जाकर अरुण गोयल और PK मोदी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। ठीक है, तीनों सिटीज है तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर है सब। ठीक है, और डोनी पोलो हवाई अड्डे जो है ईटानगर। ठीक है, करंट अफेयर। जानवर, किस जानवर को नवंबर 22 में AFSSI के द्वारा खाद्य पशु के रूप में, हिमालयन याक। करंट अफेयर। पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर। करंट अफेयर। फिर ये भी करंट अफेयर, परम कामरूप कंप्यूटर गुवाहाटी। और 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का वायु प्रदर्शन, सुखना झील चंडीगढ़। याद रखिएगा, सुखना झील कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। उसके बाद है चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम मेगाटियन है। फिर उसके बाद 38 वर्ष में पहली बार फूटा था ज्वालामुखी मौना लोग। कहाँ पर है ये लिख के बताना कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, करंट अफेयर है। द 7 मून्स ऑफ माली अलमेडा के 22 का बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार अगली बार भी देख लीजिएगा। थीम आ जाता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष सप्ताह का थीम पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है कि नेविगेशन लेंस सफलता का दावा। करंट अफेयर। वर्ड्स ऑफ द ईयर। करंट अफेयर। निहोन्सु GI टैग। करंट अफेयर्स। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 54 55 करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैं क्या बताया था आपको, कोई भी एक, ध्यान से सुन लो करंट अफेयर के लिए, यहाँ पे कोई भी एक साल भर की मैगजीन को बस 2 से 3 बार पढ़ लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक मैगजीन 2 से 3 बार, बस हो गया काम। ऐसे करंट अफेयर रिवीजन वीडियो में लाने वाला हूं, जिसमें कि एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा बिहार करंट अफेयर, और एक ही वीडियो में 1 से या 2 वीडियो में नेशनल करंट अफेयर पूरा कवर कर दूं। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा, काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगा वीडियो। चलो, करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर है।
अब आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखिए किस तरह के सवाल आते हैं। सर मैं आर्थिक सर्वेक्षण में क्या पढ़ूँ? तो आपका जवाब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता है, कहाँ अधिक है कहाँ कम है। खेलो इंडिया टूर्नामेंट, करंट अफेयर, ठीक है, ये भी करंट अफेयर। इसमें एसडीजी के हिसाब से बिहार का स्कोर पूछा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट में जीआई टैग पूछा है बिहार का, वो भी देख लीजिएगा। तो ये सारे करंट अफेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 28 नवंबर 22 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोध गया, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर यहाँ भी देखिए करंट है, इसमें शहरीकरण पूछा है। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट का मेरा जो वीडियो है उसको जाके देख लेना प्लीज, नोट डाउन। इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मेरा 2 वीडियो है चैनल पे पड़ा हुआ, उसको जाके देख लेना, एकदम धांसू कंटेंट है। और साथ साथ उसका पीडीएफ भी बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। ये दोनों चीज मैंने कर दिया, ठीक है। तीन चीज आपको यूनिक मिलेगा इस चैनल पे। पहला 69वीं का 360 डिग्री एनालिसिस, जाके जल्दी से देखो, नहीं देखे हो तो पीछे हो रहे हो आप, ठीक है। और वो देख लोगे 70वीं प्रीलिम्स में आपके आराम से 40 से 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई कैन गारंटी यू, क्योंकि आपको टेक्निक्स बहुत सारे पता चलेंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट का वीडियो प्लीज जाके देख लेना, शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अब आ जाओ 66 में, कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ शुरू होता है, ठीक है। 65 सवाल तक हम यहाँ आ चुके हैं। आप सब देख रहे हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, और आपको एकदम यूनिक और एक अलग सा कंटेंट आप देख रहे हैं जो कहीं आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है तैयारी एक साइड है, और एग्जाम के दिन सवालों को सॉल्व करना, अपने नॉलेज का एप्लीकेशन करना, और अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन करना, ये अलग चीज है। और मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लैक कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए, एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। एग्जाम में मैं इसको करूंगा स्किप, क्योंकि है ये बहुत टफ, ठीक है। चलो अगली बार है कि कौन से विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? और ये है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। और बाघों की संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ग्रुप कमेंट करके बता देना भाई नीचे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ठीक है। क्रोकोडाइल कब शुरू किया गया था, ये दोनों बताना, अगली बार आने का संभावना बना हुआ है। तो प्लीज जाके इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, यूट्यूब में जाके कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कहीं से देख के ही लिखो, बट लिखो जाकर, ठीक है। ओके, अब जो 68 सवाल है कॉन्सेप्ट का था, और इसमें देखो क्या है, कथन सत्य पूछा है। जब सत्य पूछा है मतलब सही पूछा है, यानी सवाल को सही से पढ़ना। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं, तो यहाँ सही पूछा है, तो पहला गलत है भाई। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर कमता है, जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कमेगा, सिंपल है ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है बढ़ेगा अगर उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या होगी उसकी, घटेगी। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कमेगा, ठीक है। तो ये उल्टा है, गलत लिखा हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर है, और ये सही है, आंसर हो जाएगा सी। सही पूछा था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, सवाल को सही से पढ़ना था, और जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन अच्छे से करना। जिसने रिवीजन नहीं किया होगा उसका कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। प्लीज प्लीज रिवाइज व्हाट यू रीड, और 3 ही किताब पढ़नी है, मैं बार बार हाथ जोड़ के बोलता हूँ। देखो भाई अभी कुछ मत पढ़ना। पहला है पीवाईक्यू पढ़ो, अभी कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा, आप मेरे बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम के पीडीएफ पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे बजट और बाकी एनसीईआरटी पीडीएफ है। और तीसरा में करंट अफेयर पढ़ लेना, और चौथा में बस मेरे क्विज लगा लेना और पीवाईक्यू को रिवाइज कर लेना, बस बहुत। चलो पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या बोलते हैं? अगर सबोरेड ये महाद्वीप है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा। ये महाद्वीप है, ठीक है। और महाद्वीप अगर ब्रेक होता है, ये नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ, तो दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? यही सवाल है ना। तो दक्षिणी भाग को बोलते हैं, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? ऊपर के भाग को बोलते हैं लॉरेशिया, ठीक है। नीचे क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, ठीक है। पृथ्वी पहले एक ही थी, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे जो है ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज की वजह से ब्रेक हुई 2 पार्टों में, ठीक है। ऊपर के पार्ट को बोला गया लॉरेशिया और नीचे को गोंडवाना लैंड, ठीक है। पैंजिया महाद्वीप जो था एक सिंगल महाद्वीप का नाम था पैंजिया। क्या है ये है पूरा पैंजिया।
और पैंजिया में क्या ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज अगर पूरा महादेश एक ही मान लिया उसमें हुआ 2 भाग में ब्रेक हो गया, ऊपर के भाग को लॉरेशिया और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड। और ये हुआ दक्षिण का भाग। उत्तर के भाग को अगर एग्जाम में अगली बार आ जाएगा कि उत्तर के भाग को क्या बोलते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, लॉरेशिया हो जाएगा। इतना कौन अच्छे से बताता है तुम लोग को, बताओ। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। बहुत ही यूनिक वीडियो है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी तो 70 सवाल ही हुए हैं, अभी और 70 सवाल है, 75 सवाल, उस सब में आपके सामने ही करूंगा। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, कॉमन सेंस। चलो गलत नहीं का मतलब एग्जाम में जब सवाल आता है इसका मतलब सही होता है। ठीक है, और सही नहीं का मतलब होता है गलत होता है। वाह क्या कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना। गलत नहीं पूछेगा मतलब सही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा मतलब गलत पूछ रहा है। म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से मिलती है, ये बिल्कुल मैप के रिलेटेड सवाल। मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत, इंडिया और बिहार के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप भाई अच्छे से देख लेना। अब देखो म्यांमार क्या है, अगर ये इंडिया, देखो नॉर्थ ईस्ट के पहले मैप बनाते हैं, ज्यादा जिलेगा। देखो नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है म्यांमार, क्या है ये, म्यांमार। अब बता रहा है कि इनकी सीमा किन राज्यों से मिलती है। अब देखो यहाँ पे अरुणाचल है, ठीक है, फिर है नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है। अब देखो कौन कौन मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से तो पक्का मिलेगा भाई, नागालैंड से भी मिलेगा, मणिपुर से मिलेगा, मिजोरम से भी मिलेगा। असम, तो असम तो यहाँ पे, असम की सीमा थोड़ी मिलेगा उधर, तो असम वाला पहला ऑप्शन कट हो गया बी। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो इधर है, तो त्रिपुरा यहाँ से कैसे मिलने के लिए जाएगा इधर, तो ये भी खत्म, तो आंसर हो जाएगा ए। इंडिया का अच्छे से मैप पढ़ लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डीप आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा, बट इतना हार्ड नहीं, क्योंकि जिनको पता हो तो बनाएंगे। इतना सवाल हार्ड नहीं है, सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है बस। ये पीवाईक्यू से सवाल है, कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारोन्मुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश से पीवाईक्यू है भाई, हर बार पूछ रहा है तो अच्छे से पढ़ के जाना। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु किस प्रकार है। यह सवाल एग्जाम में टफ है, विल स्किप इट। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, जैसे थॉर्नवर्ड पूछ दिया, कोपेन पूछ दिया, ठीक है, तो इतना कौन याद करता है एग्जाम टाइम में। आंसर CWG हो जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया का AW है, याद करना। अगली बार पूछ सकता है कि कोपेन की वर्गीकरण में AW किसका है, तो AW हो गया आपका, किसका हो जाएगा, AW हो जाएगा आपका साउथ इंडिया का। DFC होता है शुष्क प्रदेशों का होता है, ठीक है। ये इजी सवाल है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ये हो गया 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.8, तो 12 समुद्री मील में क्या हो जाएगा, 12 गुने 1.8, ठीक है, यानी 21.9। ठीक है, 10th का ज्योग्राफी में है, बहुत इजी सवाल है, पहला चैप्टर में ही है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ऐसे हर जगह एनसीईआरटी में, लूसेंट में, हर जगह लिखा है। कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है। देखो सवाल को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी कोल डिपोजिट मिलता है, सब लोग जानते हैं। सोन नदी घाटी में कोल डिपोजिट नहीं मिलता, क्योंकि सोन कहाँ से निकलती है, विंध्याचल रेंज से निकलती है, ठीक है, विंध्याचल रेंज से निकल के बिहार में आती है। तो ये बताना है आप लोग को कमेंट करके कि सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, ठीक है। प्लीज गूगल इट करके बताओ, गूगल करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं। महानदी घाटी में कोयला मिलता है। यहाँ पूछा किसमें नदी घाटी कोयले भंडारों से समृद्ध है, तो पहला समृद्ध है और सी समृद्ध है, तो 1 और 3 हो गया, तो यानी 1 से अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, लॉजिकली पढ़ना था और पेशेंसली जो है ऑप्शन को टिक करना था, ठीक है। चलो, चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछा है, गलत नहीं। तो सही देखो क्या देखते हैं, यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ठीक है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक है भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है। तीनों सही है, तीनों सही है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ये है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, जब आप मॉनसून चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये वाला आपका है, ठीक है। तो ये इसमें आप देखिए क्या है,
ग्रीष्म यानी जब समर खत्म होती है तो मानसून की वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक में एक सामान्य घटना है। नॉर्मल है क्योंकि वहां पर मानसून आया तो मतलब बारिश तो होगी। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है मैंगो सावर्स। क्या है इसका? मैंगो सावर। ब्लॉसम सावर्स कॉफी के लिए कहाँ बहती है? कर्नाटक में। नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? तो नॉर्वेस्टर बहती है आपको बांग्लादेश यानी बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर पूछा आपको केरल और कर्नाटक, तो यहाँ पर होगा मैंगो सावर्स। ठीक है, ये रिवीजन जिसने किया होगा 11th ज्योग्राफी का, अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मेरे बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम में जाके पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, पीडीएफ ज्योग्राफी 11th का मैंने करा रखा है, उसको अच्छे से कर लीजिए, पूरा 11 ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। और ये पीवाईक्यू का सवाल है। ठीक है, चलो यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? उत्तर प्रदेश का भी 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है, और झारखंड का भी कितना लगता है? झारखंड का भी लगता है आपका 8 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कितना लगता है? तो पश्चिम बंगाल में लगता है 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिले लगती है, तो उत्तर प्रदेश से आपको लगेगा वेस्ट चंपारण। क्या लगेगा आपको? वेस्ट चंपारण लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा गोपालगंज, ठीक है, सिवान, सारण उसके बाद भोजपुर, बक्सर, भभुआ। ठीक है, आपको इतने सारे जिले जो है यूपी से लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें झारखंड का, तो झारखंड के भी 8 जिले लगभग लगते हैं। ठीक है, भभुआ हो गया यानी कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, उसके बाद औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया। ठीक है, नवादा के बाद हो गया जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, तो ये सारे जिले जो है झारखंड से लगते हैं, और यूपी से आपने देख ही लिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि निम्नलिखित में से भागलपुर से मिर्जा चेवकी, सॉरी मिर्जा चेवकी, यस, मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? ये है कहलगांव। क्या है आंसर? कहलगांव रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको स्किप करना इतना टफ, इतना फैक्ट को याद नहीं करता, नया नया बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना। चलो ये देखो 81, ये सवाल सही करने वाला सवाल था, क्योंकि पूछा कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तीनों सही है। अगर ज्योग्राफी आपने बिहार की पढ़ी है नॉर्मल, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कथन सही है पूछा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब तीनों जो है ऑप्शन दिया हुआ सही है, लेकिन अब ऑप्शंस में आते हैं। केवल तीन सही है? नहीं। केवल एक और दो सही है? नहीं है। केवल एक और तीन सही है? नहीं है। यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, सही सही, ये चार तीनों ऑप्शन में कोई सही है, यानी कि उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन अगर रहता 1 2 3, देखो यहाँ पर क्या आता 1 2 और 3 रहता, तभी जाके सही होता। यहाँ पर तीनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? मोहाना और लीलाजान नदी से। बहुत टफ एग्जाम है, इसको स्किप करो, बट अभी याद कर लेना, अगली बार दोबारा में गलत नहीं करना। मोहाना और लीलाजान। निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज। इसको भी स्किप करना, एग्जाम में बहुत टफ है। अब ये इजी सवाल है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज्यादा दशकीय मधेपुरा में हुआ। इसको अगर पलट दे तो पहले मधेपुरा, फिर किशनगंज और फिर सिवान। ठीक है, इजी सवाल है, बिहार सेंसस से सवाल। ठीक है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद का उपयोग का खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? सिंपल है भाई, कॉमन सेंस है, बिहार है एग्रीकल्चरल स्टेट। ठीक है, 76% जनता जो है यहाँ पे, हमारी जो है जनता, वो किसानों पे निर्भर है। ठीक है, यानी कि कृषक वर्ग है, यानी कि जो श्रमिकों की जो निर्भरता है कि एग्रीकल्चर में जो भी जॉब का प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्टिविटी है, वो लगभग 76% लोग कृषि पर निर्भर है। तो सिंपल है, अनाज आधारित उद्योग की संभावना ज्यादा है यहाँ पे। आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो ये साइंस है, और साइंस बहुत ही ज्यादा 68 में टफ पूछा गया था। इसलिए टफ पूछा गया था
कि वो बिल्कुल जो है एनसीईआरटी बेस्ड थी सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल था। देखते हैं एक एक करके। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता जिसको एक निश्चित आयतन होता है। सिंपल है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है नॉर्मली, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा क्या होता है आपको? प्लाज्मा। और फिफ्थ क्या होता है? बोस कंडेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पर इतना नहीं लंबा जाना, यहाँ पर समझना बेसिक। देखो, जो लिक्विड होती है उसका क्या एक वॉल्यूम होता है। मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अगर आप उसको बोतल में रखेंगे तो वाटर ऐसे आपको दिखेगा, अगर उसको आप बर्तन में रख देंगे तो ऐसे दिखेगा, जिस बर्तन में रखेंगे तो। यानी कि उसका जो है आयतन तो बिल्कुल इक्वल होगा, जहां भी 1 लीटर है तो यहाँ भी 1 लीटर होगा, बट उसका जो शेप है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। और ये क्या होता है? मिट्टी का तेल। सिंपल है ऑप्शन। ये द्रव्य पूछे, इसमें द्रव्य कौन है? मिट्टी का तेल। एकदम कॉमन सेंस सवाल था भाई, पूरा कॉमन सेंस। ठीक है, ये रट्टा मार सवाल है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, आपको अच्छा केमिस्ट्री है तो ठीक, इतना केमिस्ट्री से कौन डी पूछता है भाई, वो भी एस्पिरेंट के लिए। ऐसे है बहुत ही इजी अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बट इतना जीएस का तैयारी करने के बाद इतना कौन डीप में केमिस्ट्री पढ़ के जाएगा, ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण Al2O3 और ZnO। ठीक है, चलो याद कर लेना। ये कॉमन सेंस सवाल है, बिल्कुल कॉमन सेंस सवाल है और अच्छा सवाल है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी सही है भाई। मीथेन, ये भी सही है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है भाई। साथ साथ और कौन कौन करता है? जलवाष्प करता है और ओजोन करता है। तो सब के सब सही, यानी एक से अधिक, बिल्कुल कॉमन सेंस है। चलो, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? करती है CO2 करती है। क्या करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रट्टा ज्ञान है, एग्जाम में करता मैं स्किप, अगर आपको पता है तो ठीक है। अभी तक आपने 4 सवाल जो देखे साइंस में, ये दोनों कॉमन सेंस सवाल था, और ये दोनों बिल्कुल बुकिश नॉलेज। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना नहीं। HCCOH को किस अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और ये भी किताबी ज्ञान है, अगर आप छोड़ेंगे। ठीक है, जो पथरी स्टोन होता है ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पथरी होता है, स्टोन होता है किडनी में, वो ऑक्जेलिक एसिड ही होता है। ठीक है, चलो, आपको 3 परख नली दे दी गई, जिसमें एक में आसुत जल यानी कि शुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर है, अन्य 2 में अम्लीय विलीन है, दूसरे में क्षारीय। तो कैसे इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, और अम्ल में क्या होगा? नीला लाल हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, ये भी बनाने वाला सवाल था, ये भी सवाल बनाने वाला था। चलो, कॉमन सेंस। एसिटिक अम्ल की गंध कैसी होती है? सिरका जैसे। बिल्कुल कॉमन सवाल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ये सवाल टफ था, एग्जाम में आपको स्किप करना था। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता। देखो क्या है ना, जो लर्निंग आप अपने अभी तक 93 सवाल तक सीखोगे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, पहला, सब सवाल बनाने नहीं होते, और दूसरे, सब सवाल आपको छोड़ने नहीं। तीसरा बात, सवाल को सही से पढ़ना। चौथा, ऑप्शन को सही से पढ़ना। पांचवा, आपका कॉमन सेंस को यूज करना है। अगर उससे नहीं सॉल्व हुआ तो लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना है। अगर उससे सही नहीं हुआ तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको हर तरीके से आजमा को उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जब बिल्कुल ही नहीं आया तो फिर उसको स्किप भी करने में देरी नहीं करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इतना रिकैप मैंने कर दिया। समझ गया तो अच्छी बात है, जाकर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने क्या क्या लर्निंग सीखी। ठीक है, चलो, फिलहाल इस वीडियो को आप लोग जो है बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो लंबी है, थोड़ा हम भी सुस्त हो जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकदम यूनिक वीडियो है भाई, 150 सवाल को एक वीडियो में कहीं सॉल्व नहीं किया गया, तो इसको देखोगे, खूब मजा आएगा आपको, बहुत सारी चीजें सीखोगे, और आप 70वीं पीटी में इसको अप्लाई करोगे, प्रीलिम्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? इसका मैंने आंसर अभी बता दिया आपको। विषम का पता लगाए, यानी कि कॉमन सेंस का सवाल है। यानी कि इसमें अलग कौन है? सीमेंट की सेंटिंग, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कोयले का जलना, कोयला जल जाएगा उसको फिर से कोयला बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फल का पकना, बिल्कुल नहीं फल बना सकते हैं, पक जाने के बाद फिर उसको कच्चा कैसे बनाएंगे? ये बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती है जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? इसमें से कोई भी विषम नहीं है, सब तो एक ही जैसा है, सबके सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, तो कोई नहीं हो जाएगा आंसर। कॉमन सेंस सवाल था भाई बहुत। ठीक है, कोई प्रॉपर साइंस इसमें नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल जो है एनसीईआरटी और लूसेंट हर जगह भर भर के लिखा, और कॉमन सेंस भी है,
चलो पढ़ देते हैं। बोल रहा है हीरा ग्रेफाइट के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है। ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। एक चतुष्फलकीय है, ठीक है, एक षष्ठकोणीय है। चतुष्फलकीय हीरा होता है और उसके बाद ग्रेफाइट क्या होता है? षष्ठकोणीय होता है। तो पहला गलत। पूछ रहा है सही, पहला गलत हो गया। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, गलत बात। ग्रेफाइट कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, जबकि हीरा कठोर होता है। दोनों के बारे में पूछा है, दूसरा भी गलत। इनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल गलत है। हीरा कुचालक होती है, वहीं पे ग्रेफाइट सुचालक होता है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत। और यहाँ पे सही पूछा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखा भाई, सवाल को भाई अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हो क्या रहा है कि एग्जाम में सवाल आएंगे लेंदी, हार्ड नहीं आएंगे, सवाल आएंगे लेंदी और आप पढ़ नहीं पाओगे और उसी में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, ये बनाने वाला सवाल था, बिल्कुल बनाने वाला सवाल था। 94-95 इजी सवाल था। देखा जाए इजी इन द सेंस कि बनाने वाला सवाल था। ये टफ सवाल है क्योंकि रूटीन बुक आप पढ़ेंगे तब जाके आप इसको सही कर पाएंगे। किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, किसको करता है? लाल और पीला को। बेसिकली क्या होता है, पर्णहरित जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बैंगनी, लाल और नीला तीनों को जो है रिफ्लेक्ट करती है। उसमें क्या, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देती है और बैंगनी और नीला को क्या करती है, सॉरी लाल और नीला को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। और लाल का जो है लॉन्ग जो है वेव जो होता है, वेवलेंथ होता है, यानी सबसे बड़ी, और शॉर्ट होता है नीला का, ठीक है। चलो, ये भी बनाने वाला था, रूटीन बुक में अवेलेबल है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा अच्छा से पढ़ना। सही नहीं है, देखो आगे यहाँ पे सही नहीं का मतलब कि गलत पूछ रहा है, हम ऊपर से बता रहे हैं आपको। देखो, दो चीज याद रखना लाइफ में, अगर सही नहीं पूछ रहा है यानी कि गलत होगा, और गलत नहीं पूछ रहा मतलब सही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, उसको झाड़ी बोलते हैं, ना कि पेड़ बोलते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसको लता बोलते हैं, यानी कि दूसरे पे वो निर्भर रहती है। लता आप देखते हैं ना घरों में, जो आप कोई भी जो है पौधा लगाते हैं, तो उसकी जो जो मतलब लत्ता होता है, यानी कि उसकी जो शाखाएं होती है, उसको आप क्या किए, कभी कभी क्या रस्सी के सहारे उसको टिका देते हैं, या तो दीवार के सहारे, यानी वो सीधा खुद खड़ा नहीं हो सकता, उसको लता बोलते हैं, ठीक है। पर्णवृत्त यानी कि पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल 8 के एनसीईआरटी से पूछा हुआ था, ठीक है। देख लो भाई एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगली बार आ सकता है कि भाई पत्ती को तने से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पर्णवृत्त कहते हैं भाई, ठीक है। अवशोषण पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है नीचे से ऊपर पेड़ों में बनी। अब देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ कि अवशोषण होगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा ना कोई भी चीज। मान लीजिए कि अवशोषण कब होता है, जब जड़ें नॉर्मली अवशोषण करती है पौधे में। यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ में पानी चला जा रहा है ऊपर तक, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर दो ही कंडीशन में जाएगी, या तो वाष्पीकरण होगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा। आंसर इज कंफ्यूजिंग यहाँ पे, बट ये दोनों में बी आंसर सही है। पहला बिल्कुल गधा वाला दिमाग लगाना था, अगर पहला आपने लगाया अवशोषण तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका दिमाग एग्जाम में काम कर रहा है। कॉमन सेंस को अच्छे से कॉमनली लगाना है। अवशोषण का मतलब होता है नीचे लेना, यानी कि जड़ों के द्वारा चीजों को अवशोषित कर लेना। यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे है ये जड़, और यहाँ से पेड़ की टहनी तक लेके जाना, यानी कि वाष्पीकरण होगा या तो वाष्पोत्सर्जन। आंसर इज वाष्पोत्सर्जन। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो कि उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है। चलो, एग्जाम में ये थोड़ा सा टफ है, बट रिस्क तो लेना है, अदरवाइज इसको स्किप करो, ठीक है। आंसर याद करते जाना, क्वेश्चन रिपीट हो तो मैं बता रहा हूँ 4 से 5 सवाल कम से कम रिपीट हो जाएंगे, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं। 68 से 69, 69 से 70 में, तो इसको पढ़ लेना 150 को। पूरे 150 सवाल जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लेना, इतनी मेहनत आपके लिए की गई। कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त तो नहीं होते लेकिन मोड़े जा सकते, वो है कार्टिलेज। ये बेसिकली एक संयोजी ऊतक होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन, एग्जाम में स्किप करो। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। देखो ये सिंपल है, पार्टनर का मतलब होता है दो लोग। जब भी पार्टनर कोई अकेले नहीं बनता ना, तीन के साथ पार्टनर बनता। पार्टनर मतलब दो होगा, ठीक है। तो लाइकेन जो है बेसिकली जो है क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है। इसमें कौन कौन होता है, शैवाल और कवक होता है, ठीक है। ये पीवाईक्यू का सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बीपीएससी यूपीएससी हर जगह, ठीक है। इसमें दो चीज होता है, शैवाल और कवक होता है, ठीक है। सवाल में क्या है, प्रकाश संश्लेषण करता है सवाल, और कवक क्या प्रोवाइड कराता है उसको, जल और खनिज लवण देता है, ठीक है। कवक क्या प्रोवाइड कराएगा सवाल को, जल और खनिज लवण। बोलेगा ले भाई
मेरे से ले तू जल और खनिज, बना के दे मुझे खाना। ठीक है भाई, बोलेगा ठीक है तुम दोनों दो, हम सब प्रकाश आने दो, सनलाइट में बना देता हूँ और तुमको दे दूंगा। ठीक है, फिर दोनों मिलकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी कि लाइकेन का मतलब कवक और शैवाल की दोस्ती, याद रखना भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जाता है क्योंकि वो बैठती है एक कोन पर 45 डिग्री के एंगल पर बैठती है। बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना कौन डीप में मच्छरों के बारे में पढ़ता है भाई। यहाँ तो काट ले तो आदमी परेशान है। ठीक है, अब इनको जाके पढ़ना भी है किस एंगल पे जाके काटते हैं, अलग करते हैं। माफ कीजिए प्रभु। ठीक है, बट फिर भी जो है याद करना, याद कर लो। ठीक है, अगला बार आ जाए तो रिपीट हो तो कम से कम बना दो। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है और बहुत कॉमन जो है ये याद होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी आपको पता होना चाहिए। देखो, लिम्फोसाइट को ही बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और यही फाइट करता है आपके एंटीबॉडीज बनाता है बॉडी में, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाते रहो। डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार का होता है, टी सेल, बी सेल और एनके सेल। ठीक है, चलो इजी सवाल है, बहुत बड़ा है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत मतलब क्या है? गलत, सिंपल। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, अच्छी बात है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, भी सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। केवल का मतलब है बड़ा ही निगेटिव स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट। कहते हैं ना छोटी बात तुमने कैसे कर दी इतने बड़े मुंह से। तो यहाँ पर वही मांसपेशियों ने क्या बात की, छोटी की, सिर्फ हड्डी को धक्का देगी। भाई मांसपेशियां है तो पूरे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट करती है, तो सिर्फ हड्डी को ही धक्का क्यों देगी भाई? मांसपेशियां मान गई बुरा, तो भाई सिंपल है, आंसर हो गया सी, गलत। चलो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, और बिल्कुल भाई सही है। ठीक है, इंटेंसिटी की बात है, ये स्किप है एग्जाम में, इसको कर दो टफ और इसको कर दो, छोड़ दो भाई। ठीक है, राहुल द्रविड़ वाला एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता हूँ, जिस बॉल को बहुत ज्यादा सम्मान देने की जरूरत है उसको प्लीज सम्मान दीजिए, उसको जाने दीजिए। ठीक है, विकेट कीपर के पीछे। ठीक है, और जिन बॉलों को फुल लेंथ पे आ रही है शॉर्ट पिच, जो मतलब कि स्ट्रेट आ रही है बॉल है, ठीक है, जो बैट पे आ रही है उसको अच्छे से खेले। ठीक है, सावधानी से खेले, उसमें भी कैच आउट होने की संभावना रहती है, बट थोड़ा अगर आप ग्राउंडेड खेलेंगे तो निकल जाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल है। चलो, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, और आवृत्ति अधिक होगी तो तीखी होगी, आवाज आवृत्ति कम होगी तो आवाज बहुत मिठास होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साउंड का। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? और यह फोटोवोल्टिक सेल। क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। इजी है, हर किताब में अवेलेबल है। ठीक है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से परिवर्तित करने के लिए जाता है। रोलिंग घर्षण में। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा टफ है, बट इसको आप देख लीजिए। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ता और पीछे खींचता, हवा में, हवा के अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। तो गोलकीपर क्या क्यों क्यों करता है ऐसे? क्योंकि वो क्या करता है कि जो इम्पैक्ट होता है उसके हाथ पे उसको कम करना चाहता है, ताकि कम तेजी से लगे तो बॉल छूटे ना। और इसमें कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, संवेग परिवर्तन की दर को रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी संवेग बराबर होता है मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग होता है, तो इसमें होता है द्रव्यमान मल्टीपल वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब देखो, रेडियोधर्मी तत्व है जो कि उत्सर्जित धनात्मक है। धनात्मक कौन होती है? अल्फा किरण। ठीक है, चलो अब केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। ये वस्तु है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, कोई वस्तु है, वो मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी? केंद्र की ओर उसका बल लगेगा, इसलिए लगेगा ताकि वो बैलेंस बना के चले। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो मौत का कुआं में जो बाइक जो है दौड़ाता है, वो क्या करता है? इस तरह से दौड़ाता है। ठीक है, चलो, यानी केंद्र की ओर उसका बल का जो है फोकस रहता है। अब बोला है कि भाई किसी ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल क्या करता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा करता है, सिंपल है। कोई भी चीज को आप लगातार गति में जाएंगे तभी ना आपके ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, स्थिति ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, इसमें घर्षण से थोड़ी होगी, इसमें घर्षण की जरूरत नहीं है, भी घर्षण की जरूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा में जब आप घर्षण करते हैं तब उसके बाद ऊष्मा ऊर्जा जो है आती है। ठीक है, 3 प्रकार के होता है घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण, सर्पी यानी कि स्लाइडिंग, और लोटेनिक मतलब रोलिंग। ठीक है, तो ये करने वाला सवाल था, कॉमन सेंस। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, बस है। ठीक है, सब ध्यान ध्यान से देखो भाई सब। ठीक है, चलो
देखना इस पे चढ़ना नहीं है, ये बस तो भाई वर्चुअल है। चलो अब सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक बाईं ओर एक तेज मोड़ आती है, यानी इसको रिज्यूम ऐसे करना है कि बस चल रही है और बाईं ओर यानी कि ऐसे ये टर्न लेती है। और बस में बैठा यात्री है, अगर यहाँ पे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ठीक है, चलो हम सब बैठे हैं, चलो तो आप किधर झुकेंगे? नॉर्मली है बाई ओर झुकेंगे, इसको फिगर बनाना था। अगर आपने फिगर बना लेगा तो आप इसको बना लेंगे। अब इधर से नॉर्मली होगा तो आप बाई ओर ही झुकेंगे, ठीक है क्या? तो बिल्कुल आप सब समझ गए, ठीक है। देखो फिगर बनाओगे तो आप कितना चीज समझ गए। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है और ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है। देखो भाई है तो कॉमेडी है, ठीक है, आप कहीं भी देखोगे थोड़ा जो माहौल बनाते हैं लोग, जो भी संगीतकार होते हैं वो बनाना भी जरूरी है। वो आते हैं तो अपने यंत्रों को ठीक करते हैं, बिकॉज उनका रूटीन प्रोसेस होता है ताकि अच्छा परफॉर्म करें, और इसलिए करते हैं ताकि आवृत्ति के साथ सितार और स्ट्रिंग की आवृत्ति जो है वो मेंटेन की जा सके। तो ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस, अच्छे से ऑप्शन पढ़ना तो बन जाता। सवाल को थोड़ा हिम्मत से पढ़ना, डरना नहीं, ठीक। चलो अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है पॉलिटी शुरू हो रहा है, जो कि हमें लगता है कि 68 में पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन आया था जो कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड था और आप आराम से बना सकते थे, जिनका रिवीजन अच्छा होता। फिलहाल जो है हमने 115 सवालों को सॉल्व कर दिया, तो प्लीज इतनी अच्छी वीडियो आप देख रहे हैं, एक ही वीडियो में 150 सवाल, बहुत एनर्जी लग रही है मेरी। आप देख भी रहे हैं मेरी आवाज कितनी धीरे हो गई है। तो प्लीज जो है कंटेंट और क्वालिटी से समझौता नहीं करने के कारण वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन वन स्टॉप सॉल्यूशन है 68 प्रीलिम्स का 360 डिग्री एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज इतनी अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज। चलो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाया, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, जो भारत के जो माननीय जो भी संवैधानिक पद पर आसीन है, उनका जो है एक वरीयता क्रम है, ठीक है। उनको हम देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले अगर वरीयता में बात करें तो सबसे ऊपर में राष्ट्रपति जी बैठते हैं, माननीय राष्ट्रपति। उसके बाद बैठते हैं उपराष्ट्रपति जी, ठीक है। उसके बाद बैठते हैं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री। उसके बाद बैठेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष जो भी है, यानी लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद फिर सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंस रहेगा। अब देखो कॉमन सेंस ये लगा कैसे भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति सबसे आगे बैठेंगे क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अब दूसरा ऑप्शन देखो, अब पहला कहीं नहीं है। 4 सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के वरीयता क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी ही बैठेंगे, क्योंकि राष्ट्र और देश का शासन उन्हीं के नाम पे होता है। अलग बात है कि जो कार्यकारी शक्तियां जो होती है मंत्रिपरिषद में होती है और उसकी अध्यक्षता जो है माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। तो फिलहाल ये चीज है, तो आप ऑप्शन के साथ देख रहे होंगे 4th नंबर पे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सीधा आंसर 21435। इजी सवाल। अब देखो भाई सिंपल है, मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसको आप देख लेना, बट यहाँ पे मैं हल्का फुल्का कर देता हूँ। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 और धर्मांत संगठन को देखो सिंपल मैथ में कुछ नहीं करना, जैसा भी लगा वैसे करना। रेशमा का संपत्ति है, कितना संपत्ति है? एक्स मान लिया, 1000 100 कुछ भी मान सकते हो। 1/4 किसको दे दिया? धर्मार्थ संगठन को दे दिया, x/4। शेष क्या बचेगा? x - x/4, और फिर उसको जो है सवाल के हिसाब से हम कर देंगे आंसर 1/4। यानी ये सवाल बनाने वाला लगता। ये कथन असत्य कौन सा है? बहुत टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मेरे लिए। बाकी तो आप जब हमने इस सवाल को अभी देखा तो मुझे काफी टफ लगा। आप इसको देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। असत्य पूछा है या तीनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सब तो सही है, गलत कोई है ही नहीं। चलो असत्य मतलब गलत है। ये वाला भी आप वेन डाइक आप जो है फैमिली ट्री बना के देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, डायरी शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाया जा सकता है, अर्थ हो या न हो। अब डायरी में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। तो फैक्टोरियल 5 हो गया। 5 क्या फैक्टोरियल 5 हो? 5 × 4 3 2 1 20 60 और 120। आंसर 120 होना चाहिए, 120 कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या था, लॉजिक लगाना, 2-3 तरीके से सोचना। एग्जाम में ज्यादा टाइम मत देना। देखो इस तरह के सवाल बन जाए तो ठीक है, नहीं सवाल हार्ड होता है, नहीं इजी होता है। जिसका बनता है उसके लिए इजी होता है और जिनका नहीं बनता उसके लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें एक लाइन सोचना होता है और वो चीजें आपके दिमाग में आ जाए तो भाई मजा आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं था, 44 - 37 किया था,
और गुने 7, यानी ये दोनों के माइनस किया था और उसके साथ साथ जो 7 से मल्टीप्लाई करने पे बीच वाला आउटकम आ रहा है, यानी 44 में 37 जाएगा तो 7 बजेगा, 7 7 49, 58 में 53 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 7 35, और यहाँ पर 52 में 41 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 7 77 आंसर, सॉरी 11 गुने 7, ठीक है 5, ठीक है 11 मल्टीप्लाई 7 77, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दी गई, यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत है ये लगाया हुआ, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट आई होप सो यही कॉन्सेप्ट है, 77 आना चाहिए। चलो, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या, देखिए यहाँ 15 है, फिर 20 है और फिर है 32, तो 15 में से 20 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर जोड़ 1, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर जोड़ 3, ठीक है। 30 को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 30 का 5 स्क्वायर जोड़ 5 लिख सकते हैं, 56 कितना लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर जोड़ 7, तो ऐसे करके जब हम आप करेंगे तो यहाँ पर 4 to 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। फास्टर को इसे लिख सकते हैं और मॉन्ग को ऐसे, तो गाइड को कैसे लिखेंगे, वो तो आप एक कोड के साथ लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक साथ फास्टर लिखे और एफ के बगल में क्या क्या होगा, ए के बारे में जो जो डिजिट लिखते जाए, ये मॉन्ग को एम ओ और एन के का लिख दीजिएगा डिजिट, और फिर उसके बाद गाइड को उसके हिसाब से, ये दोनों के हिसाब से अरेंज कर देंगे, इजी है, बनाने लायक सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई, यानी अगर लंबाई को ए माने, चौड़ाई को भी, तो ए गुने बी कितना है, 30 है, और परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर 26 है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 26, ए प्लस बी और कितना हो जाएगा 13, तो जब ए मल्टीप्लाई बी 30 है और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी 13 है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। एक दूंगा 10% की छूट देता है, मान लीजिए कि 10% की छूट देता है, कितना मूल्य पे देता है, 400 पे, 400 पे 10% छूट देगा तो कितना बच जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 में फिर जीएसटी 10 लगा दिया तो कितना आंसर हो जाएगा, 360 प्लस 110 मल्टीप्लाई 100, 396 हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी में क्या है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य का पूछा है तो राज्य में विधानसभा के प्रति, और लोकसभा हो जाता है अगर राष्ट्र की बात करता तो। अब देखिए 73 संविधान संशोधन का विकेंद्रीकरण हुआ, तो क्या हुआ, इसके द्वारा क्या क्या सही है, पहले निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, पूर्ण व्यवस्था का हुआ, बिल्कुल, न्यायिक शक्ति का नहीं, न्यायिक शक्ति थोड़ी है, न्यायिक शक्ति तो एकीकृत है, जुडिशियली क्या है, एकीकृत है सॉरी प्रशासनिक शक्ति, यानी 1 2 और 4, ठीक है। चलो एलिमिनेशन से ये और सी खत्म हो गया सॉरी, राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल है, एक से अधिक है, नागरिकों द्वारा सीधे, नागरिकों द्वारा कोई भी राज्यसभा में नहीं चुने जाते हैं, तो पहला तो गलत है, क्योंकि जो हम प्रतिनिधि चुनते वही प्रतिनिधि फिर राज्यसभा को शामिल है, चलो तो पहला गलत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए, यही बात हमने की थी, ठीक है, तो बिल्कुल बी और सी, यानी एक से अधिक। अगला है कि किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार, कॉलेजियम, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप अगर पढ़ेंगे जाके आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में तो तीनों आ जाता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। 73 संविधान संशोधन में जो पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना, 21 वर्ष है, कितना है, 21 वर्ष है, क्योंकि सॉरी 73वें संविधान संशोधन में इसकी बात की गई है, ठीक है, पंचायत के चुनाव में जो है मतदाता जो है, हाँ लेकिन एक चीज है कि वही चुनाव लड़ सकता है आदमी जहाँ पे उनके वोटर लिस्ट में नाम हो, ठीक है, वहीं के पंचायती में जो है अपना जो है उम्मीदवारी का ये दावेदारी कर सकता है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में लिखने में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं का मतलब हमेशा बोलते गलत पूछा है, तो राज्य सरकार द्वारा उचित समझो तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम, बिल्कुल सही है, जिला फोरम में सदस्य में एक महिला हुई भी सही है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जिन पर वस्तु सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है, बिल्कुल, तो इसमें से सही नहीं बोला है, तो सब सही है, सही नहीं क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, सब तो सही है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ब्लॉक स्तरीय नहीं का, ये पीवाईक्यू का सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बीपीएससी पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा। 243 सी में क्या होता है, राज्य विधानसभा जो है
ये चुनाव की बात करती है कि भाई, और 243 बी में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की बात करती है, ग्राम पंचायत पे, ब्लॉक पे और जिला लेवल पे। ये भी पीवाईक्यू का सवाल है। सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में, ठीक है। और उसके पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन इसको वित्तीय संकट के कारण जो है इसको लागू अच्छे से नहीं किया जा सका था, तो फिर जाकर राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES जो है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन सर्विस जो है लॉन्च किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समस्त समानता ब्रिटेन से लिया गया है। ये प्रोफेसर डाइसी का कथन था। नकारात्मक अवधारणा है, भाग 3 और आर्टिकल 14 से 18 के बीच में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे शुरुआती में जो बना था संविधान। 114 दिन बहस हुई थी, 11 अधिवेशन में थे और अंगीकृत किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को। अब आते हैं इकोनॉमिक सर्वे बजट से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 21 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार लिंग अनुपात बिहार में 15-16 से 20-22 में 10-62 10-90 हो गया। टफ है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कीजिए। आपने पढ़ा बजट इकोनॉमिक सर्वे और डॉक्यूमेंट और उसमें से एकदम डायरेक्ट याद है तो ठीक है, वरना रिस्क है। आर्थिक सर्वेक्षण में GSDP की बात की गई है कि कितनी दर वृद्धि दर रही, तो 2.5%। ये भी याद है तो ठीक है, वरना स्किप। बोला अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? उपरोक्त में एक से अधिक। ये भी टफ सवाल है कि भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, ये सही है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। ये भी है इकोनॉमिक सर्वे बजट 2022 के सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? इसको डिलीट किया गया था। SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तु सेवाओं का निर्यात को बढ़ा, रोजगार निर्माण, तीनों सही है। बिल्कुल कोई भी बुक पढ़ेंगे आप NCERT चाहे तो लूसेंट, उसमें आपको SEZ भारत 2005 में सब लिखा हुआ है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपाय क्या क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये तीनों के तीनों सही है, ये भी रूटीन बुक में अवेलेबल है, कॉमन सेंस में है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव SVS राघवन समिति और बिल्कुल NCERT और स्पेशली लूसेंट में प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जाकर रिवाइज करेंगे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बनाने वाला सवाल था, ये भी इजी सवाल था कि मैच करना है। तो देखिए, गुलाबी क्रांति प्याज, रजत क्रांति अंडा, धूसर क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, ठीक है। ये भी इजी है, इसको भी रिवाइज करने का आराम से बुक से बनाया जा सकता है, लूसेंट में अवेलेबल है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर केंद्रित था? ठीक है, तो सिंपल है, ये बहुत ही जो है इजी सवाल है, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन ढंग से पढ़ना था। बोला था किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन की बात की गई? देखो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नॉर्मली बात किया गया था जेम्स, ठीक है। उसका ट्रिक हमने बनाया था, आप भी देख लीजिए। जेम्स का मतलब होता है कि ग्रोथ हो गया, ठीक है, इक्वलिटी हो गया, उसके बाद हो गया आपका सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, और फिर मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में तो यही बात की गई थी। पंचम, ये 8वीं में बात की गई थी मानव संसाधन पे, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। अब जाके कमेंट करके बताना आप लोग कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ठीक है, कब से कब तक। 146 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर तक, एक करंट अफेयर उस समय का देख लीजिएगा, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो ये आपका हो गया था, ये आपका हो गया यूनियन बजट 1992-93, ठीक है। तो ये बहुत ही PYQ का सवाल है, PYQ में ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। PYQ में क्या लिखा हुआ है? PYQ में ये चीज लिखा हुआ, ठीक है। चलो, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। साहित्य किसी पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिकल प्लानिंग है। इकोनॉमिकल प्लानिंग में कॉमन सेंस से साहित्य कहाँ से आएगा भाई? तो 4 खत्म हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सिंपल बात आप समझिए, पंचवर्षीय योजना का आर्थिक योजना में साहित्य का क्या काम है भाई? तो सिंपल है, विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, ये तीनों टारगेट थे। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन संगठन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इजी सवाल है, बेसिक सवाल है। अब इस भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा के अंतिम के लिए क्या है? करंट अफेयर। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से 150 सवालों का डिटेल्ड और सारगर्भित एनालिसिस किया है।
इतिहास में ये पहली बार आपने ये देखा होगा वीडियो, इस तरह की वीडियो। तो प्लीज ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज इस वीडियो को जो है अब लास्ट जो ये वीडियो के अंतिम में आते हैं और अब देखते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा, आपके लिए क्या सिखाया आपको हमने, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल ये समरी है वीडियो का और इसको मिस मत करना, ठीक है। इसके पहले प्लीज अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यार एक बेल आइकन दबा दो, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का एक डिटेल्ड वीडियो आएगा जिसमें सब कवर करेंगे, रिकैप करा देंगे, रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से जाके उसको कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबा है, थोड़ा थक गए हैं, लेकिन हम इसको समराइज कर देंगे, ठीक है। समराइज कर देंगे, जाके कमेंट खूब अच्छे अच्छे करना, तारीफ करो, ठीक है, जो जो सीखे हो। टॉपर एक्सपीरियंस की बात करें तो देखो क्या क्या आपको सीखने को मिला होगा। मेरे हिसाब से 68वीं प्रीलिम्स पेपर टफ था 69वीं से। दोनों अपने अपने जगह टफ थे, लेकिन क्यों क्यों टफ था वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले टफ होने का कारण क्या है कि 69वीं पीटी में जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट टफ सवाल पूछा गया। 5 ऑप्शन था जो कि टफ था, ठीक है। 5 ऑप्शन जो कि टफ था। साइंस टफ था, करंट अफेयर मॉडरेट था, रैंडम सवाल ज्यादा था, ठीक है। सबसे ज्यादा टफ किया 5 ऑप्शन ने। और उसके बाद साइंस भी टफ था, करंट अफेयर से मॉडरेट सवाल आए और रैंडम सवाल ज्यादा है। यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस भी शुरू किए गए इसमें। पॉलिटी हिस्ट्री बनाने लायक था, मैथ भी बनाने लायक था। कुल मिला के ओवरऑल पेपर जो था कि पेपर टफ था, साइंस टफ था और 5 ऑप्शन की वजह से पेपर टफ था। 69वीं भी टफ था, उसका रीजन क्या था, दोनों के रीजन अलग। 69वीं पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंथी बहुत ज्यादा था, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा पेपर था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया लोगों का। कॉन्सेप्चुअल था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे रैंडम सवाल ज्यादा थे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थे। ऑप्शन क्लोज दिया गया था जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और टाइमिंग का शॉर्टेज हुआ, जो टाइम शॉर्टेज हुआ उससे लोग ज्यादा निगेटिव लिए और ज्यादा टाइम के अंदर पेपर को कर नहीं पाए, ठीक है। अब सर तो कैसे होगा 70वीं पीटी? मेरा 68वीं 69वीं 360 डिग्री एनालिसिस अच्छे से देख लो। अगर इस यहाँ तक आपने पहुंचा तो आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, आपके अंदर सीखने की भी टेंडेंसी है। तो प्लीज नहीं देखे तो जाके 68वीं और 69वीं का 360 डिग्री एनालिसिस अच्छे से देख लो, ये वीडियो और एक से पहले वाली, ठीक है। एकदम आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। अब देखो लास्ट 10-12 दिन बचा, कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड बुक जो पढ़े उसको रिवाइज कर लेना, पीवाईक्यू को रिवाइज कर लेना, पीडीएफ नोट्स मेरे पढ़ लेना, क्विज मेरे अटेंड कर लेना और एक करंट अफेयर बुक पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब वीडियो एवं पीडीएफ फ्री का लाभ उठाएं, ठीक है। 68वीं की बात करें तो इजी, मॉडरेट और मीडियम सवाल 51 लगभग आए थे। टफ और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल 42 आए थे। पीवाईक्यू लगभग 9 से 10 थे। करंट अफेयर 30 सवाल था, स्किप करना 20 से 25 सवाल, ठीक है। यानी कुल 120 से 30 सवाल बनाने लायक थे। इसमें स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर और पीवाईक्यू से 70 से लगभग 75 सवाल आए थे। लॉजिकल रीजनिंग प्लस जो है टफ क्वेश्चन 40 से 45 था और रैंडम 25 से 30 सवाल था। तो कुल मिला के अंतिम ज्ञान यही है कि सवाल एवं ऑप्शन को सही से पढ़ लेना, मेरे द्वारा बताया गया एमसीक्यू टेक्निक को अपनाना, कम बुक सोर्स को बार बार रिवीजन करना। बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और इसके साथ ही धन्यवाद, ठीक है। इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, इतना ज्यादा देर तक देखा आपने इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब पढ़ते रहे, अब की बार बीपीएससी 70वीं बार जरूर जाके कमेंट सेक्शन में लिखे और मेरे जो है स्टेप्स को, जो मेरे प्रिपरेशन वीडियो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जो है अप्रिशिएट करें। थैंक्स अ लॉट, अब की बार 70वीं बार।